हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं मैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की। बच्चा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बोर्ड में इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जल्दी से शुरू करता हूं आज के चैप्टर को। सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? सबसे पहली चीज बच्चा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? Organizing refers to the process of identifying, grouping and various activity and bring together physical, financial and human resource and establishing a productive relation among them to achieve organizational goal। देखो बच्चा, मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। सबसे पहला क्या करते हो आप? प्लान करते हो। आपने चीजों को प्लान कर लिया, आपको क्या बिजनेस करना है, किस किस आइडिया पे आप काम कर रहे हो, उन सब चीजों के बारे में आपने प्लान कर लिया। अब जो आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस आइडिया के अकॉर्डिंग अपनी इन्वायरमेंट को प्लान करना पड़ेगा या नहीं? तो जब आप उस आइडिया के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्लान करते हो और फिर सभी रिसोर्सेस को असेंबल करते हो एक जगह पे, वेदर इट इज फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, इन सबको ऑर्गेनाइज करना कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। और इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके यूज में लाया जाए जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल मोस्ट प्रोडक्टिव वे में अचीव हो जाए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी स्टेप होते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो आप काम को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके कौन कौन से वर्क हैं और फिर उन वर्क को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। इसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर बच्चा ये कह रहा है ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल आना है, प्रोसेस होना है, तो ये सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मैंने इन सभी जॉब को एक कंबाइंड डिपार्टमेंट में स्टैब्लिश कर दिया और उसको नाम दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब गुड्स कैसे बेचनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, ये सारा काम मैंने दे दिया किसको? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। अब मतलब ये है कि मार्केट से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब होंगी उसको यही डिपार्टमेंट देखेगा और इसी डिपार्टमेंट के अंदर ये सभी जॉब्स आएंगी। अब अगर मैं बात करूं फाइनेंस से रिलेटेड कि कब मुझे कहां से कितना पैसा चाहिए, कैसे लाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कहां से फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, तो ये सारी जॉब जो है मैंने एक अलग डिपार्टमेंट को दी थी, उसका नाम दे दिया फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट। तो यही कह रहा है कि ग्रुप करना डिफरेंट जॉब्स को और फिर उन्हें एक डिपार्टमेंट के रूप में असाइन कर देना। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सिर्फ एक ड्यूटी है कि उसे प्रोडक्ट बनाना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सिर्फ एक ड्यूटी है कि उसे प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे पिच करना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सारे काम उसके। फाइनेंस डिपार्टमेंट की सिर्फ एक ड्यूटी है कि कैसे फर्म को जब भी फाइनेंस की आवश्यकता है वह प्रोवाइड कराए और कैसे ऑल द फाइनेंशियल अफेयर्स को मेंटेन करे। फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बच्चा इससे एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप होता है। मतलब अब अगर फाइनेंस में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं सीधा किससे पूछूंगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट करेगा। अगर प्रोडक्शन की कोई गड़बड़ी है तो मैं किससे पूछूंगा? सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब बच्चा हम कह सकते हैं कि इससे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है वर्किंग कल्चर में और बहुत इजीली किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं। बच्चा ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या? सबसे पहली चीज, जब आप डिफरेंट ग्रुप में काम करते हैं तो आप स्पेशलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने काम में। प्रोडक्शन वाला जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसमें वेलवर्स रहने वाला है। फाइनेंस वाला कोई भी एक्टिविटी हो फाइनेंस में वेलवर्स रहने वाला है। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? आगे देखो फिर क्या कह रहा है? रोल क्लियरिटी। हमें रोल की क्लियरिटी होती है। प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि उसका काम सिर्फ प्रोडक्शन करने से सीमित है। फिर क्या कह रहा है बच्चा इंपॉर्टेंस में? क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन। आपका जो वर्किंग रिलेशन है उसमें क्लियरिटी आ जाती है। आपको पता होता है कि आपका किससे क्या काम है और कौन किस पोस्ट पे असाइन किया गया है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या आता है बच्चा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होती, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता क्योंकि सबको अपनी रोल क्लियरिटी है, अपना काम क्लियरली पता है कि किसका क्या काम है। फिर क्या आता है बच्चा? कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ किसी भी चीज को एडमिनिस्ट्रेट करना या कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट ग्रुप से बहुत आसान हो जाता है क्योंकि किसी के ऊपर पूरा का पूरा एक बर्डन नहीं, सबके ऊपर अपने अपने काम है और सिर्फ अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पूरी करनी है। फिर क्या कह रहा है बच्चा? 6 पॉइंट है एडॉप्शन टू चेंज। साथ ही साथ अगर हमें किसी डिपार्टमेंट में कोई चेंज करना पड़ता है तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमारी पूरी कंपनी एक साथ काम कर रही है, हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर रखा है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है फैक्टर्स को चेंज करना। पर अब मुझे पता है कि मुझे प्रोडक्शन में ये चेंज करना है तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हिलाऊंगा, बाकी मार्केटिंग, फाइनेंस और सेल डिपार्टमेंट अपने आप जैसे काम कर रहे थे करते रहेंगे। क्लियर? आगे सुनो।
फिर क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, साथ ही साथ जब आप डिपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू काम करते हैं या ऑर्गेनाइजिंग में जो डिपार्टमेंटलाइजेशन उसके अंदर में काम करते हैं तो आपका पर्सनल का डेवलपमेंट भी होता है, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, आपके अंदर स्किल डेवलप होते हैं, आप स्पेशलाइज होते हैं उन्हीं एक काम में, क्योंकि आप डेली उसी वर्क को कर रहे हैं, आप यूज्ड टू हो गए, आप आंख बंद करके भी काम कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट क्लियर है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। पहला, जॉब डिजाइन, जिस जॉब के लिए या जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनका सबका नेचर सेम होना चाहिए। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, कैसे हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं, अब ये नहीं कि प्रोडक्शन में ही हम फाइनेंस को भी जॉब वाले को रख दें। तो चलिए बच्चा फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले चीज बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। While building an organizational structure, following item must be kept in mind। पहला, जॉब डिजाइन, आप जब भी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो जॉब का डिजाइन कैसा है, सभी सेम टाइप की जॉब एक डिपार्टमेंट में कंसीडर करी जाएंगी। ये नहीं है कि फाइनेंस की अकाउंटिंग की जॉब आप प्रोडक्शन में कंसीडर कर लो या प्रोडक्शन की जॉब अकाउंटिंग में कंसीडर कर लो, नहीं, डिफरेंट टाइप, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं वो एक में कंसीडर रहेगी। फिर क्या कह रहा है बच्चा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटलाइजेशन की तो डिपार्टमेंटाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये होते हैं डिपार्टमेंट वाइज के। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने काम है वही डिपार्टमेंट देखेगा और किसी को कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सारा काम एक को दे देंगे तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ा जाएगा। स्पैन का मतलब होता है दायरा, कोई भी आदमी एक सीमित चीज, वो कहते हैं ना, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग देन यू कंट्रोल अप बाय एंडिंग नथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वैसे ही एक मैनेजर सारे काम नहीं दे सकता, इसीलिए कंपनी कहती है प्रोडक्शन मैनेजर अलग रखो, फाइनेंस मैनेजर अलग रखो, सेल मैनेजर अलग रखो, मार्केटिंग मैनेजर अलग रखो। क्लियर है बच्चा। फिर हमारे पास दो बच्चा, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर की तो इसमें जब भी कंपनी एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है, किसमें डील कर रही है बच्चा, एक प्रकार के प्रोडक्ट में, तो इसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही हो तो वह यूज करती है डिविजनल स्ट्रक्चर। जरा देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, व्हेन एक्टिविटी आर ग्रुप टुगेदर अंडर वन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फंक्शन। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सेल फंक्शन, ये सब अलग अलग ग्रुप वाइज है और एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। पर अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करी, क्या कह रहा है, व्हेन एक्टिविटी आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द कंपनी। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो पहले जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं, XYZ लिमिटेड जो सिर्फ शूज बनाती है, तो शूज की एक ही सिंगल यूनिट में, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो फंक्शनल होगा। लेकिन अब XYZ लिमिटेड शूज, बैग और मेडिसिन तीनों बनाती है, तो पहले स्ट्रक्चर क्या करेगी, डिवीजन करेगी वर्क का। क्या, मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग, शूज डिपार्टमेंट अलग और बैग डिपार्टमेंट अलग। फिर शूज के अंदर में उसके फंक्शन बेसिस पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, मेडिसिन में भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा और बैग्स में भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो सिंपल सा फंडा, जब कंपनी एक प्रोडक्ट में डील कर रही हो तो वह चूज करती है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जब कंपनी एक से ज्यादा में डील कर रही हो तो वह चूज करती है डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आता है बच्चे कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल पे चलेगी तो मतलब है कि वह सिर्फ ऑफिशियल वे में ही डील कर रही है, इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि आओ काम करो चले जाओ और कुछ नहीं। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, एक पर्सनल टच जुड़ जाता है, एक अपनापन जुड़ जाता है। ठीक है, जरा देखिए, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन एंड एस्टेब्लिश बाय द मैनेजर टू अचीव सर्टेन गोल। इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लियरली डिफाइन एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। इसमें एक्टिविटी और रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होता है। ऑल क्लियर। फिर सुनो अगला क्या कह रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विथ इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉय डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। फॉर्मल के अंदर ही होता है लेकिन यहां एक फ्रेंडली रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के बीच में डेवलप होता है, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से बात करें तो वो भी सिर्फ काम की बात होगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। लेकिन इनफॉर्मल में, और भाई क्या हाल है, घर में सब ठीक है, ये एक इनफॉर्मल फ्रेंडली रिलेशनशिप। ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पहले चीज क्या कह रहा है बच्चा,
फॉर्मेशन के बेसिस पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, पर्पस के बेसिस पे देख सकते हैं, बिहेवियर और मेंबर्स के बेसिस पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। जब हम किसी को कुछ पावर ट्रांसफर कर दें तो इसको कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए जरा क्या कह रहा है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर एंड subordinate. As a manager cannot perform all the task himself, so he must pass some his routine work to his subordinate. For example, कि मैं मैनेजर हूं, अब मुझे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस लेनी होती है, अब ये डेली का काम है। मैंने कहा यार एक काम करो, मैंने अपने सुबॉर्डिनेट को दे दिया जो मेरा पी है, मैंने कहा तुम अटेंडेंस ले लिया करो। अब कोई आदमी डेली एब्सेंट है, समझना मेरी बात, एक आदमी है जो डेली एब्सेंट हो रहा है लेकिन बुक में उसकी प्रेजेंट लगी हुई है। अब मुझसे पूछा गया कि ये आदमी कहाँ है, अब मैंने तो प्रेजेंट लगा रखी है। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने अपने सुबॉर्डिनेट को डेलीकेट की थी ये उसने कमी करी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर मेरी आएगी। याद रखिएगा, अभी आगे बात करूंगा इसमें। तो डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ, जब मैं अपना डेली का रूटीन वर्क अपने सुबॉर्डिनेट को दे दूं और वो मेरे रूटीन वर्क को करे, तो इसको कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। क्लियर है बच्चा? सुबॉर्डिनेट को भी ये लगेगा यार हम मैनेजर के लेवल के काम करें, उसका भी एक डेवलपमेंट होगा, एक वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब इसमें तीन चीजें आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बच्चा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट हो सकती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। अब वो आदमी एब्सेंट था, मेरे मैनेजर जो सुबॉर्डिनेट था उसने मक्कारी करी, उससे पैसे लेके बाहरी बाहर उसकी रोज प्रेजेंट लगा देता था 200 रुपए लेके, लेकिन जब आगे डिपार्टमेंट में पेश किया जाएगा तो जवाबदेही उसकी नहीं मेरी होगी कि ये कैसे एब्सेंट होने के बावजूद प्रेजेंट लगी है और इसको सैलरी मिल रही है। क्लियर है बात? आगे देखिए, ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट असाइन टास्क, मतलब यहां पर अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होती है कि आपको जो टास्क दिया है वो करना है। फिर आती है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो पहला बेनिफिट क्या है, मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ऑन टाइम काम होने लगते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जो भी एम्प्लॉय है सुबॉर्डिनेट है उनका भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के लिए ये एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। क्लियर है? फिर फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैनेजर का जो टाइम रूटीन वर्क डेली के छोटे मोटे काम में जाता था, अब वो मोस्ट प्रायोरिटाइज वर्क जो है उनको ज्यादा टाइम दे सकता है क्योंकि ये छोटे मोटे काम उसका सुबॉर्डिनेट हैंडल कर लेगा। क्लियर है बच्चा? इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैनेजर के ऊपर से ये वर्कलोड भी कम करता है। आगे क्या कह रहा है बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मैंने काम के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों ही चीजें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ट्रांसफर कर दी और आप अपने लेवल की पावर को इजीली यूज कर सकते हैं। It refers to the systematic delegation of authority at all level of managerial and in all department of organization to take decision, और आप easily decision भी ले सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, पहली चीज इनिशिएटिव की भावना डेवलप होती है सुबॉर्डिनेट में, वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। फिर डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, साथ ही साथ जो हमारी लेबर है, जो हमारे सुबॉर्डिनेट्स हैं, उनके अंदर एक मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो रहा है जिससे वो फ्यूचर के हमारे लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्विक डिसीजन। रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, साथ ही साथ टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा आसान मिलता है क्योंकि सुबॉर्डिनेट भी टॉप लेवल के काम करना सीख रहा है। बेटर कंट्रोल बन जाता है बच्चा और ग्रोथ धीरे धीरे होती है। क्लियर है? आगे देखिए बच्चा, याद रखना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस है, वो बुक में दिया है, उसको याद करके जाइएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, फोड़ना है BST में।